चुनाव को वैसे तो हम सब लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मानते हैं, लेकिन हकीकत में यह हमारे देश का सबसे बड़ा उत्सव है। ये चुनाव ही है जो हमें असल हिंदुस्तान के दर्शन कराते हैं। इस चुनाव में इतने रंग दिखते हैं और इतनी सारी दिलचस्प कहानियां और हकीकत सामने निकल कर आती है कि हर कोई वोटर की जागरूकता और लोकतंत्र की ताकत देखकर दंग रह जाता है। बहरहाल आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी के अलावा छोटी पार्टियों और निर्दलियों ने वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इन पांचों राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर विधानसभा की आप देखिए 230 सीटें आती हैं और लोकसभा की कुल मिलाकर 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश का ये मैप जो इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है, हम मोटे तौर पर 6 इलाकों में बांटेंगे और 6 इलाके आप देख लीजिए। एक तो चंबल है, एक मालवा निमाड़ है, एक विंध्य है, एक महाकौशल है और एक मध्य भारत और बुंदेलखंड है। ये 6 इलाकों में बांटा है। फिर देख लीजिए, सबसे पहले है मालवा और निमाड़, उसके बाद वो चंबल का इलाका है, उसके बाद विंध्य आ जाता है और फिर बुंदेलखंड उसी से लगता हुआ, और उसके बाद आप देखिए महाकौशल का इलाका और मध्य भारत। 2018 में मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से 2 कम सीटें मिली थी, जबकि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को मिली थी 109 सीटें। समाजवादी पार्टी 1 सीट, बीएसपी 2 सीट और 4 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते थे। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब 8% बढ़ा था, उसे करीब 40.09% वोट मिले थे। मैं इस वक्त कांग्रेस की बात कर रही हूं। 40% वोट उसे मिले थे। बीजेपी को उससे ज्यादा 41% वोट मिले थे, लेकिन सीटें कम मिली थी सत्ता से। लेकिन बीजेपी को हटना पड़ा। बीजेपी को 1,56,42,980 वोट मिले थे पिछले चुनावों में, जबकि कांग्रेस को कितने मिले थे? 1,55,95,153 वोट जो है वो पड़े थे। तो इस तरह सबसे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी या सरकार नहीं बना पाई। यह भी लोकतंत्र का एक अलग रूप है। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले वो सत्ता से बाहर हो गई, उससे कम वोट लेने वाली पार्टी सत्ता में आ गई। हालांकि कमलनाथ की सरकार 15 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से चली भी गई। लेकिन हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में किस इलाके की सियासी अहमियत कितनी है, तो हम वहीं लौट आते हैं बनिस्बत पिछली बार क्या हुआ। सबसे बड़ा और अहम इलाका है मालवा और निमाड़। सीटों के लिहाज से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इलाका है। इसका केंद्र है इंदौर। इस इलाके में 66 विधानसभा सीटें, यानी 1/3 सीट आप मान लीजिए। इसीलिए जो पार्टी इस इलाके में बढ़त हासिल करती है मालवा और निमाड़ में, वही सरकार बनाती है, पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं और इतिहास भी इसका गवाह रहा है। ये इलाका बीजेपी का परंपरागत गढ़ माना जाता है, लेकिन 2018 में यहां से बीजेपी सिर्फ 28 सीटें जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस को मिली थी 35 सीटें। इसी कारण एमपी में बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने खास जोर यहां पर लगाया है इंदौर, और इंदौर के जरिए पूरे मालवा की सीटों पर असर डालने के लिए बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से चुनावी मैदान में उतारा। उनके इलाके में कल पीएम मोदी ने रोड शो भी किया था, याद होगा। ये उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। फिर कांग्रेस के दिग्गज है और पूर्व मंत्री हैं जीतू पटवारी, वो इंदौर की राऊ सीट और सज्जन वर्मा सोनकत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों भी बड़े जाने माने चेहरे हैं। सिंधिया की बगावत के बाद जो उपचुनाव हुआ था ना, उसके बाद फिलहाल मालवा निमाड़ में बीजेपी के पास 33 है और कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं और बाकी दलों के पास 3-3 सीटें मौजूद हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। मालवा से अगर आगे बढ़ेंगे तो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र आएगा। इसका सेंटर क्या है? ग्वालियर। ग्वालियर की सियासत का सेंटर कौन है? सिंधिया। ये वो इलाका है जो आज़ादी से पहले की ग्वालियर रियासत के अंडर आया करता था। यहाँ पर सिंधिया खानदान का बहुत रसूख माना जाता है। 2018 में यहाँ पर 8 जिलों की कुल 34 सीटों में 26 कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। बीएसपी 1 सीट पा चुकी थी। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए, तो उनके ज्यादातर समर्थक विधायक इसी क्षेत्र से थे जो उनका साथ दे रहे थे। इस बार भी इस इलाके में सिंधिया की साख दांव पर है।
कांग्रेस उनकी बगावत को मुद्दा बना रही है। आज खुद प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह, महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। अब जब ये सुना सिंधिया ने तो वो हमलावर हुए। सिंधिया लगातार कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और क्या दावा कर रहे हैं कि जीतेगी तो बीजेपी ही। सुनिए। आप अपना लकीर लंबा खींचो ना, दूसरे की लकीर छोटे खींचने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। ये कांग्रेस की मानसिकता मैं त्याग करके आ गया हूं। बीजेपी इस इलाके की अहमियत जानती है और इसीलिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जैसा मैसेज कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाकर दिया, वैसा ही मैसेज बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर के जरिए देने की कोशिश में है। मतलब ये कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो तोमर भी सीएम बन सकते हैं, लेकिन तोमर पर इस वक्त लगातार कांग्रेस हमलावर है। और इसलिए हमलावर है क्योंकि तोमर के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे ने जो है वो करप्शन और कुछ पैसा इधर से उधर गबन करने की कोशिश की है। वो वीडियो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस सामने रखने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर ये ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये फर्जी वीडियो है और सबूत हो तो सामने आ जाइए। बाकायदा इस पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है बीजेपी की तरफ से। इन दोनों दिग्गजों के अलावा, मतलब एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए और दूसरा तोमर हो गए, इस इलाके में कांग्रेस की तरफ से अगर कहूं तो सीएम दिग्विजय सिंह भी बहुत मजबूत हैं। उनके बेटे जयवर्धन और भाई लक्ष्मण सिंह दोनों विधायक हैं और दोनों इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ सीटों पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव है। तो अगर ये कहूँ कि ये सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं, ये 4 कोनों पर लड़ाई है तो गलत नहीं होगा। सिंधिया की बगावत के बाद यहाँ फिलहाल बीजेपी के पास 17 है सीटें, कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं और बीएसपी के पास 1 सीट है। अब आपको ले चलती हूँ दूसरे अहम क्षेत्र, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम कैंडिडेट कमलनाथ का घरेलू क्षेत्र है। और इसका सेंटर कौन हुआ? जबलपुर। यहाँ आदिवासी वोटर्स बहुत भयंकर रूप से निर्णायक हैं। मालवा और चंबल की तरह 2018 में कांग्रेस ने यहाँ भी स्वीप किया था। 2018 में कांग्रेस चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 1 सीट निर्दलीय को यहाँ मिली। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा महाकौशल में ही आता है। वो छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके गढ़ में ही घेरने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है और इसीलिए पहली बार कमलनाथ को यहाँ सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। इसके अलावा उनके बेटे कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने भी खूब प्रचार प्रसार किया है। बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्री सहित 3 सांसदों को विधानसभा उम्मीदवार बनाया है, जिसमें नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल हैं, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, जबकि सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। पटेल ओबीसी हैं, कुलस्ते आदिवासी हैं और राकेश सिंह सामान्य जाति से आते हैं। ये मध्य भारत की बात करने की अब बारी आ गई है। नर्मदा नदी के किनारे बसे इस इलाके को भोपाल नर्मदापुरम क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें विधानसभा की 36 सीटें हैं। राजधानी भोपाल इसका सेंटर है, जो परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में फिलहाल बीजेपी के पास 24 और कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के नजदीक बुधनी से विधायक हैं। शिवराज सिंह का भरोसा है कि उनके काम और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से उनकी जीत या बीजेपी की जीत पक्की है। सरकार ने हमने एक परिवार चलाया है और परिवार चलाने के कारण परिवार का स्नेह और विश्वास भी साथ में है। परिवार मतलब मध्य प्रदेश। आपने पूरे मध्य प्रदेश को परिवार कहा है, लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि रोटी बहुत देर तक अगर पलटी ना जाए तवे से तो वो काली हो जाती है, जल जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता
अगर रोटी जल रही है तो सुबह शाम दिन रात सोते उठते ट्विटर सोशल मीडिया उनको केवल शिवराज सिंह चौहान क्यों दिखता है? सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूं उनको। अब देखिए, ये सब तो निर्भर करता है वोटर्स पर कि वो किसे अपने सपने में लाते हैं और जो सपने में आ रहे हैं उनके सपने साकार करते हैं कि नहीं करते हैं। यूपी की से सटे विंध्य की अब मैं बात कर लूँ। इस खंड में अगर आप आएँ तो कांग्रेस का जो है इसे गढ़ कहा जाता था। बाकायदा इस खंड को बघेल खंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण खूब दबदबा रखते हैं क्योंकि ओबीसी और दलित राजनीति यहाँ बहुत प्रभावी है। 2018 में बीजेपी यहाँ से लगभग स्वीप कर चुकी थी। विंध्य की 30 सीटें हैं और इसमें से बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी, कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल जो हैं वो दिग्गज यहाँ पर माने जाते हैं और चुरहट से वो चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी के 2 सांसद सतना से गणेश सिंह और सीधी से रीति पाठक इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर है कमलेश्वर पटेल, वो सिहावल सीट से मैदान में है। आखिर में अब बात बुंदेलखंड की करेंगे। यहाँ पर विधानसभा की 26 सीटें हैं। हीरों की खदान वाले, खजुराहो से मशहूर मंदिर वाले ये वो इलाके हैं जहाँ पर यूपी की राजनीति की छाप दिखती है, इसीलिए यहाँ समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट बैंक भी है। बुंदेलखंड में सुप्रीम को माफ़ कीजिएगा SC, ST और OBC वोटर्स की जो संख्या है वो 60% से अधिक है, लिहाजा यहाँ पर उमा भारती और प्रहलाद पटेल का असर बहुत दिखता है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधायक हैं। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ये इसी इलाके से आते हैं, बुंदेलखंड से। इस क्षेत्र में बीजेपी के 17 और कांग्रेस के 7 विधायक हैं और बाकी के खाते में 2 हैं। MP देश का दिल कहा जाता है, MP गजब है, आपको याद होगा वो एड बहुत फेमस हुआ था। वो दिल है, इट्स द हार्ट ऑफ आवर कंट्री। और इस इलाके ने लोकसभा और विधानसभा में हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। कांग्रेस यहां सर्वे में जीत का दावा कर रही है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की पुरजोर कोशिश कर रही है। यहां पर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने 7 दिन में 15 जिले कवर किए। इस दौरान पीएम की 14 रैलियां हुई और 1 रोड शो भी, जबकि अमित शाह ने 13 जिलों में 17 रैलियां और 2 रोड शो किए। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी खूब सारी रैलियां की। अगर दोनों पार्टियों के दिग्गजों की बात करूं तो चुनाव प्रचार में शिवराज सिंह ने कमलनाथ से ज़्यादा मेहनत करने का दावा किया है। कमलनाथ कह रहे हैं कि हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रैली जब हमने गिनी तो आप देखिए 160 से ज़्यादा सभा जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने की है और कमलनाथ ने 114 सभाओं को किया है। पिछले 7 दिनों में 58 रैलियां शिवराज सिंह चौहान ने की है और पिछले 7 दिनों में 21 रैली जो है वो कमलनाथ कर रहे हैं। तो ये जो है आप इस वक्त चुनाव प्रचार में और चुनाव प्रसार में कौन कितनी ताकत लगा रहा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की अगर बात करूं तो 5 दिन देकर 10 रैली और केवल 2 रोड शो उनकी तरफ से हुए हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने 6 दिन प्रचार किया है, 10 रैलियां की हैं और 1 रोड शो किया है। MP के अलावा छत्तीसगढ़ में भी प्रचार आज खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में 2 दौर की या 2 फेज की वोटिंग कराने का फैसला किया था। पहला तो 7 नवंबर को हुआ, जिसमें बस्तर और आसपास के नक्सली बेल्ट वाली जो 20 सीटें हैं वहां पर वोटिंग हुई थी। 17 नवंबर को प्रदेश की बाकी बची 70 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2018 में 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी। भूपेश बघेल ने पूरे 5 साल तक छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की राजनीति की, इसीलिए चुनाव प्रचार की शुरुआत में यहां कांग्रेस का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिख रहा था। लेकिन महादेव ऐप और भ्रष्टाचार के मामले उठाकर बीजेपी ने चुनाव को इस वक्त कहा जा रहा है बराबरी पर ला दिया है। मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी के वोटर की संख्या अगर मैं बताऊं तो 15% है। राज्य में ओबीसी वोटर्स की संख्या करीब 38% है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो ओबीसी वोटर्स हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इस वोट बैंक पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस वजह से सत्ता में आने के बाद ओबीसी के लिए सर्वे कराने की बात कही थी। इसके अलावा SC वोटर्स की जो संख्या है वो 16% है
और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वोटर्स की संख्या 21% है। अब जरा इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अगर इन इलाकों में हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के वोटर हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के उन इलाकों की वोटर हैं जहां दूसरे फेज में चुनाव होने वाला है, तो मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही डिसाइड करेंगे कि अगले 5 साल कौन सत्ता में रहता है और कौन सरकार चलाता है।